तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से साइन थीटा का मतलब क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है उसे साइन थीटा कहते हैं। कॉस ऐसे ही बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर बाय बेस, और इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं उन्हें कोसेक, सेक और कॉट रेस्पेक्टिवली कहा जाता है। अगला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये सभी एंगल्स के लिए वैलिड है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, या इसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इन सब के प्रूफ आपने क्लास 10th में देखे हैं, तो उस प्रूफ पर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हमें फॉर्मूले और थ्योरम्स जो है उन्हें दिमाग में रखने की जरूरत है। अगला है साइन थीटा को हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, टैन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा, सेक थीटा को भी कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। मुझे उम्मीद है कि आपको रेडियंस और डिग्रीज के कन्वर्जन के बारे में पता होगा। ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ है कि अगर हमारे पास जो 2 पाई रेडियंस होते हैं वो 360 डिग्रीज के बराबर होता है, तो इससे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज के बराबर आ जाता है। इस मेथड को यूज करके आप किसी भी रेडियन एंगल को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। इन रेशियोज को आपको याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन से रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। कभी कभी आपको डायरेक्टली इन रेशियोज के पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को देखकर ही डायरेक्टली आंसर समझ में आ जाएगा। अगला है कि डोमेन और रेंज क्या होता है। ये फंक्शंस वाले पार्ट में थोड़ा सा आता है कि किस जो फंक्शन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे इस पर डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो साइन का डोमेन मतलब साइन के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज रखी जा सकती हैं, वो है ऑल रियल नंबर्स। और साइन रिजल्ट में क्या क्या देता है वो आता है साइन के रेंज में, वो होता है -1 से 1। आपने साइन थीटा का ग्राफ देखा होगा, वो इस तरीके का होता है और उस ग्राफ की ऊपरी वैल्यू 1 होती है और नीचे वाली वैल्यू -1 होती है। सिमिलरली कॉस के लिए भी डोमेन आर मतलब ऑल रियल नंबर्स होता है और उसका भी रेंज -1 से 1 होता है। टैन के लिए डोमेन रियल नंबर्स -2n + 1 पाई बाई 2 होता है। मतलब टैन के अंदर हम लोग ऐसी वैल्यूज नहीं डाल सकते जो कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 या ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री हो, क्योंकि हमें पता है ऐसी वैल्यूज डालने पर टैन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाता है और वो हमें नहीं चाहिए, तो हम उसके डोमेन से उन वैल्यूज को रिमूव कर देते हैं। टैन की जो रेंज होती है वो होती है ऑल रियल नंबर। जैसा हम लोग जानते हैं टैन -∞ से इन्फिनिटी तक जा सकता है। सिमिलरली कॉट के लिए ऑल रियल नंबर्स -n पाई। जैसा हम लोग जानते हैं कॉट पाई पर या फिर पाई के किसी भी मल्टीपल पर इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाता है और इसीलिए कॉट में भी n पाई हटा दिया जाता है उसके डोमेन से। कॉट की भी रेंज ऑल रियल नंबर्स होती है। सेक के लिए रियल नंबर्स -2n + 1 पाई बाई 2। टैन और सेक का जो डोमेन होता है वो सेम होता है और सेक का जो रेंज होता है वो ऑल रियल नंबर्स -1 से 1 होता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस की जो वैल्यूज होती हैं वो 1 से -1 के बीच में होती है और इसीलिए उसके रेसिप्रोकल की वैल्यूज 1 से -1 को छोड़कर बाकी जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन्हें रख सकती है या फिर उसके रेंज में ये सभी वैल्यूज आते हैं। सेम केस कोसेक के साथ भी है। कोसेक में भी कॉट की ही तरह रियल नंबर्स -n पाई होता है डोमेन और इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स -1 से 1 होती है। मतलब कोसेक भी साइन का रेसिप्रोकल है, इसीलिए साइन की जो रेंज होती है उसे छोड़कर बाकी सारे वैल्यूज हमें कोसेक के थ्रू मिल सकते हैं। अगला हम लोग बढ़ते हैं कुछ अलग थ्योरम्स पर, कुछ फॉर्मूले पर। साइन a + b की वैल्यू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए साइन a + b cos a + b क्या होता है। तो साइन a + b की वैल्यू होती है साइन a cos b प्लस cos a sin b। साइन a - b की वैल्यू साइन a cos b माइनस cos a sin b होती है। cos a + b की वैल्यू cos a cos b माइनस sin a sin b और cos a - b की वैल्यू cos a cos b प्लस sin a sin b होती है। ये याद रखने के लिए आप एक तरीका क्या अपना सकते हैं कि साइन में जब भी ऐसे सम्स हों तो साइन के अंदर जब भी आप उसे एक्सपैंड करेंगे तो आपको साइन और कॉस दोनों लेना पड़ेगा एक साथ। जैसा हम लोग देखते हैं साइन a + b के लिए आपको साइन a cos b और cos a sin b लेना पड़ता है, जबकि
कॉस में आपको सिर्फ कॉस कॉस और साइन साइन को अलग करके लिखना होता है। इसके साथ ही एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि कॉस में जो अंदर की तरफ साइन होता है वो चेंज हो जाता है एक्सपैंड करने पर, मतलब कॉस ए प्लस बी का एक्सपेंशन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी का एक्सपेंशन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। ऐसे ही टैन ए प्लस बी का हम लोग देखें तो टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो अंदर साइन होता है वो न्यूमरेटर का साइन होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में वो साइन ऑपोजिट हो जाता है। जैसा हम लोग देख सकते हैं टैन ए प्लस बी के लिए टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी। ऐसे ही टैन ए माइनस बी के लिए टैन ए माइनस टैन बी बाई 1 प्लस टैन ए टैन बी होता है। आगे हम लोग देखें साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता है वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। इसे आप एक तरह से, जैसा हमने पढ़ा था कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, उसी तरह से इसे आप याद रख सकते हैं साइन के केस में। कॉस में कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। अगला है कि आप प्रोडक्ट को सम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 साइन ए कॉस बी जब भी प्रोडक्ट ऐसे फॉर्म में होगा तो आप उसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर हम ऊपर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। आगे 2 कॉस ए साइन बी, तो इसके लिए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी करना होगा। 2 कॉस ए कॉस बी के लिए आपको कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी के लिए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी रखना होता है। ये वाला आपको खासा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो आता है वो डिफरेंस वाला आता है और फिर सम वाला आता है। आप देख सकते हैं कि जब ऊपर हमने जो चीज़ किया था 2 साइन ए साइन बी लाने के लिए, उसके लिए हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए होगा, और डिफरेंस ही नहीं, आपको पहले नेगेटिव वाला रखना होगा क्योंकि नेगेटिव में पॉजिटिव देता है कॉस। तो ऐसे करके हमें इन फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत है। आप अपने भी कुछ मेथड्स लगा सकते हैं। मैं जनरली इन्हें ऐसे ही याद रखता हूँ कि कॉस में साइन चेंज होता है, और साइन चेंज होने के कारण आगे भी जो फॉर्मूले बनते हैं उनमें भी इस तरह की चेंजेस करनी पड़ती हैं हमें। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस या एडजस्टमेंट्स भी हम कह सकते हैं, वो हमें लगाना पड़ता है ताकि हमें सही फॉर्मूला मिल सके। आगे हम लोग देखें सम को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी अगर कहीं हो तो उसे हम 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 लिख सकते हैं। वैसे ही साइन सी माइनस साइन डी को हम 2 साइन सी माइनस डी कॉस सी प्लस डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी साइन बाहर होगा वही आपको साइन अंदर भी यूज करना है। साइन के अंदर मतलब साइन सी माइनस साइन डी यहाँ दिया था, तो आपको अंदर भी 2 साइन सी माइनस डी लगाना है, और कॉस के अंदर आप जो भी ऑपोजिट साइन होगा उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं साइन और साइन मतलब SIN वाला साइन और SIGN वाले साइन प्रोनाउंस सेम किए जाते हैं, तो आप उसका भी ध्यान रखें। मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुने और समझें कि मैं किस चीज़ के बारे में वहाँ पर रेफर कर रहा हूँ। ऐसे ही अगला हम लोग देखें कॉस सी प्लस कॉस डी का वैल्यू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पर ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस में आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉस को जब ऐसे सम करते हैं तो जो प्रोडक्ट में आएगा वो दोनों कॉस ही आएंगे, तो आपको एक बार सी प्लस डी और एक बार सी माइनस डी डाल देना है। कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए याद रखिएगा कि एक नेगेटिव साइन सामने में आ जाता है। ये नेगेटिव साइन जैसा हम देखे थे कि ऊपर वाले फॉर्मूले में भी उस साइन को इंटरचेंज कर देता था, वैसे ही यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन आपको सामने में लाना होगा ताकि आप कॉस सी माइनस कॉस डी को सही तरीके से लिख सकें। अगला है कि साइन 2a क्या होता है। तो साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए के बराबर होता है। इसे ही 2 tan a बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। आप इन दोनों फॉर्मूले को याद रखें क्योंकि आपको कभी कभी इन्हें इंटरचेंज करके यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। अगला है cos 2a को हम लोग cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। इसे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। जैसा हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, तो आप बस उसे यहाँ पर डालकर ये जो तीनों फॉर्मूले मैंने लिखे हैं उन्हें एक दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है। इसे 1 माइनस टैन स्क्वायर a बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर a भी लिख सकते हैं।
अगला है tan 2a, तो tan 2a को 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। sin 3a का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और cos 3a का वैल्यू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सिमिलर है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क है जो कि आता ही है जनरली कॉस और साइन को जब हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग फॉर्मूले में। तो अगला है cos 60 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस ए इंटू cos 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 cos 3a। ये फॉर्मूला कई बार हैंडी साबित होता है, आप इसे याद रख सकते हैं, ये आपको आगे भी कई जगहों पर ट्रांसफॉर्मेशंस करने में हेल्प करेगा। ऐसे ही sin 60 माइनस ए साइन ए sin 60 प्लस ए का वैल्यू 1/4 sin 3a, और tan 60 माइनस ए tan 60 प्लस ए का वैल्यू tan 3a होता है। सॉरी, यहाँ पर 1/4 नहीं होगा, ये आप हटा लीजिएगा। जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दें तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो उसमें 1/4 कैंसिल हो जाता है, इसीलिए tan वाले में 1/4 नहीं प्रेजेंट होता है। अगला हम लोग देखें sin अल्फा प्लस बीटा प्लस, इसी तरह से अगर एक सीरीज बनाई जाए साइन की जिसमें n टर्म्स हो तो उसका वैल्यू होता है sin n बीटा बाई 2 बाई sin बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखें, कई बार इससे डायरेक्टली भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप डायरेक्टली उसे इस फॉर्मूले पर बिठाकर आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही कॉस के लिए भी सिमिलर फॉर्मूला होता है, आपको बस यहाँ साइन के बदले कॉस डाल देना होता है और बाकी फॉर्मूला सेम होता है। आगे जो स्पेसिफिक एंगल्स के लिए साइन कॉस और टैन की वैल्यूज होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप इन्हें याद कर ही लें तो बेहतर होगा। इसमें जो खासा ध्यान देकर याद करने वाले वैल्यूज होते हैं वो हैं 18 और 36, क्योंकि इनमें जो आते हैं वैल्यूज वो थोड़े लंबे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको बस सिमिलर चीज़ों को इंटरचेंज करके साइन को हम लोग आगे पीछे करके इन एंगल्स के लिए इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि 90 माइनस थीटा से को आप यूज़ करके दूसरे एंगल्स निकाल सकते हैं, मतलब दूसरे फंक्शंस के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आप 15 अगर आपको दिया हुआ है तो आप 75 डिग्री के लिए सिर्फ इन दोनों को एक्सचेंज कर दें, मतलब साइन का वैल्यू जो 15 के लिए है वो cos 75 का वैल्यू हो जाएगा और cos का वैल्यू जो 15 के लिए है वो sin 75 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ आधे ही एंगल्स की वैल्यूज़ लिखी हैं, क्योंकि बाकी एंगल्स को आप आसानी से सिर्फ रिप्लेस करके निकाल सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ें तो एक ट्रायंगल में क्या क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का वैल्यू 4 sin a sin b sin c होता है किसी भी ट्रायंगल में। इसी पर बेस्ड cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का वैल्यू -1 माइनस 4 cos a cos b cos c के बराबर होता है। cos a प्लस cos b प्लस cos c का वैल्यू 1 प्लस 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2 के बराबर, और sin a प्लस sin b प्लस sin c का वैल्यू 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2 के बराबर होता है। ये जो 8 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये आपको अच्छी तरह से याद होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको ट्रायंगल्स के बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आपको अगर आसानी से और जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको ये फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। अगला है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c tan a tan b tan c के बराबर होता है, ये तो आसान सा है। इसी को आप यूज़ करके एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि tan a और cot a बाई 2 का फॉर्मूला सेम होता है, मतलब सिमिलर होता है, और cot a और tan a बाई 2 के फॉर्मूले सिमिलर होते हैं, मतलब इनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं जैसा हमने देखा है यहाँ पर। अगला है इनइक्वालिटीज ट्रायंगल में, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c हमेशा 3√3 से बड़ा होता है, cos a प्लस cos b प्लस cos c हमेशा 3/2 से छोटा होता है, और sin a प्लस sin b प्लस sin c भी हमेशा 3√3/2 से छोटा होता है। इन वैल्यूज़ को आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इमेजिन कर लीजिए और जैसा हम लोग जानते हैं उसके सभी एंगल 60 डिग्रीज के बराबर होते हैं, तो आप यहाँ पर 60 60 60 बिठाइए और उससे जो वैल्यू आता है वही साइन और कॉस का मैक्सिमम और टैन का मिनिमम वैल्यू के बराबर होता है। आगे हम लोग देखें साइन रूल। जैसा मैंने आपको ज्योमेट्री वाले लेक्चर में भी बताया था कि साइन रूल एक हेल्पफुल फीचर होता है हमें एंगल्स और साइड्स के बीच का रिलेशन देने के लिए। तो a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन बी इज इक्वल टू c बाई साइन सी इज इक्वल टू 2 इंटू सर्कम रेडियस। वैसे ही कोसाइन रूल
cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ज्योमेट्री वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप साइन और कोसाइन रूल को याद कर सकते हैं। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी। जैसा हम लोग जानते हैं कि बीच का जो एंगल है उसका साइन लेकर हम लोग किस तरह से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले ये सब सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल्स वाले पार्ट में आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न सिर्फ आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन के लिए है बल्कि ज्योमेट्री में भी आप कहीं कहीं इनका इस्तेमाल करके डायरेक्टली साइड्स, एंगल्स और एरियाज के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। जैसे cos a/2 का वैल्यू होता है s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी का स्क्वायर रूट। ये यहाँ पर s सेमी पेरीमीटर है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर है। साइन a/2 का वैल्यू साइन s माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी का अंडर रूट, और tan a/2 के लिए आप साइन a/2 को cos a/2 से डिवाइड कर दें तो रूट अंडर s माइनस बी एस माइनस सी बाई s इंटू एस माइनस ए के बराबर होता है। ये आप थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई s इंटू एस माइनस ए के बराबर होता है। और जैसा हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई s इज इक्वल टू स्मॉल r मतलब इन रेडियस के बराबर होता है, और इन रेडियस बाई s माइनस ए हम लोग लिख सकते हैं tan a/2 के। तो ये वाला रिलेशन आपको याद रखने की ज़रूरत है। tan a/2 का जो वैल्यू होता है वो r बाई एस माइनस ए या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई s इंटू एस माइनस ए के बराबर होता है। यहाँ पर अगर b/2 आएगा तो आप यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने a लिखा है वहाँ पर b, और ऐसे ही अगर c/2 आएगा तो जहाँ पर a लिखा है वहाँ पर c को रिप्लेस करके उन एंगल्स के लिए भी इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। आगे है कि इन रेडियस की कुछ प्रॉपर्टीज। इन रेडियस जैसा हमने देखा कि s माइनस ए इंटू tan a/2 के बराबर होता है, अभी ऊपर ही हमने इस फॉर्मूले को देखा है। इसे आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आपको इन रेडियस इज इक्वल टू 4 इंटू सर्कम रेडियस इंटू साइन a/2 साइन b/2 और इंटू साइन c/2 के बराबर मिलेगा। और cos a प्लस cos b प्लस cos c किसी भी ट्राइंगल में 1 प्लस इन रेडियस बाई सर्कम रेडियस के बराबर होता है। लेंथ ऑफ मीडियंस, जैसा हमने ज्योमेट्री वाले लेक्चर में भी इस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि a के थ्रू जो मीडियन पास करता है उसका लेंथ होता है हाफ इंटू रूट अंडर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे हम लोग L1 लिख सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम इन सेंटर वो होता है r कोसेक a/2। ये काफ़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपको जैसा पता है कि इन रेडियस किसी भी एंगल को डिवाइड करता है और इन रेडियस से किसी भी साइड पर जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं उसको ट्राइंगल को कंसिडर करते हुए वही इन रेडियस के बराबर होता है, और उस ट्राइंगल को आप कंसिडर करते हुए इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर से 2r cos a के बराबर, यहाँ पर r सर्कम रेडियस के बराबर है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी इंटू साइन अल्फा के बराबर होता है। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अल्फा कौन सा एंगल है, तो उसके लिए आप क्या करें कि जो डायगोनल्स हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वही अल्फा के बराबर होता है। और इसमें आप बाकी फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू साइन बी। जैसा हम लोग देख सकते हैं यहाँ बी के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ए बी, मतलब जो एंगल बी के साथ जो साइड्स जुड़े हैं उनका प्रोडक्ट, और बी के ऑपोजिट वाले एंगल के साथ जो साइड जुड़े हैं उनका प्रोडक्ट, और उसको साइन बी से आप मल्टीप्लाई कर दें। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूले को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सिमिलरली हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू साइन डी में भी। क्यों? क्योंकि b प्लस डी 180 डिग्री के बराबर होता है, और जैसा हम लोग जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के ही बराबर होता है। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि आपको बस एंगल्स पता होना चाहिए और उसकी मदद से आप आसानी से किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। आगे है कि cos b का वैल्यू क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 2ab प्लस सी डी। सिमिलरली जैसा मैंने आपको बताया था b के साथ में जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम माइनस b के ऑपोजिट वाले एंगल के साथ में जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम बाई b के साथ में जो साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट प्लस b के ऑपोजिट जो साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट इंटू 2। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनकी मदद से आप कुछ ऐसे एंगल्स निकाल सकते हैं जो कि आपको क्वेश्चन को ज़्यादा आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसा हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यूज़ होता है जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए ज़्यादा। किसी भी
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं। एक को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। जैसा हम लोग जानते हैं पाई बाई 2, हम लोग जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, तो आप पाई बाई 2 अगर उसके लिए आंसर कहते हैं तो उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है। और अगर आप 2n प्लस 1 पाई बाई 2 कहते हैं तो उसके लिए उसे हम जनरल सॉल्यूशन कह सकते हैं। यहाँ पर साइन x अगर साइन y के बराबर होता है तो x को हम लोग n पाई प्लस -1 टू द पावर n y कह सकते हैं। इस सिमिलरली cos x अगर cos y के बराबर है तो उसे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई कहा जा सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं cos फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ही हम लोग यहाँ प्लस माइनस वाई यूज कर रहे हैं कि आप आगे जाएं या फिर पीछे, दोनों के लिए आपको cos का वैल्यू सेम मिलेगा। tan x अगर tan y के बराबर है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। इन चीज़ों का प्रूफ आप आसानी से कर सकते हैं। आपको बस जैसा हमने पढ़ा था पहले ही कि tan अगर n पाई प्लस थीटा अगर दिया जाता है कहीं तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है tan थीटा में, तो आप उसे आसानी से उन चीज़ों को यूज़ करते हुए इन जनरल सॉल्यूशंस को डिराइव कर सकते हैं। लो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं कोनिक सेक्शन एंड स्ट्रेट लाइन। इसमें आपको कोनिक सेक्शंस के सिर्फ बेसिक ही पढ़ने होते हैं केवीपीवाई के लिए, लेकिन स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स वाला पोर्शन ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम लोग उन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको रूट करने से आता है। आप इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। अगला है एरिया ऑफ पॉलीगॉन। एरिया ऑफ पॉलीगॉन का ये काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है। होता क्या है कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें याद करना होता है तो हमें उसमें बहुत ही लंबा सा एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है, लेकिन अगर आप इसे याद कर लें तो ये आपको न सिर्फ ट्रायंगल्स में बल्कि अगर आपको कोई भी कितने भी साइड का अगर पॉलीगॉन दे दिया जाए आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना है कि आप दो लाइन बना लीजिए, एक में x1 x2 करके xn तक आइए और फिर एक बार और x1 लिख दीजिए। वैसे ही यहाँ पर y1 y2 नीचे आकर एक बार और y1 लिख दीजिए yn के नीचे। अब क्या करिए, आप x1 को y2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको यहाँ लिखिए, फिर x2 को y1 से मल्टीप्लाई करिए और इसे नेगेटिव साइन के साथ यहाँ डाल दीजिए। ऐसे ही x2 को y3 के साथ और x3 को y2 के साथ मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन के साथ वहाँ पर डाल दीजिए। ऐसे ही करते करते लास्ट टर्म क्या आएगा, xn y1 प्लस में और x1 yn माइनस में। इस तरह से आपको ये आसानी से मिल सकता है और इसे बस हाफ से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ पॉलीगॉन आपको मिल जाएगा। अगला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अगर हम एक लाइन ले लें, उसे अगर m/n के रेशियो में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसी भी दो पॉइंट को, तो अगर हमें p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो वो फाइंड करने में हेल्प करता है। यहाँ पर इंटरनल डिवीजन को ही मैंने लिया है। एक्सटर्नल डिवीजन भी अगर आपको दिया हुआ हो तो आपको कुछ नहीं करना, आप बीच वाले, मान लीजिए आपको यहाँ p दिया हुआ हो और बोला गया कि ये इस रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपको इस पॉइंट को q मानकर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ बिठाकर इन दोनों के बीच में निकाल लेना चाहिए। उससे आपको बस एक ही फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका काम भी हो जाएगा। आगे है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का सबसे आसान होता है ट्रायंगल्स में। सेंट्रॉइड के लिए बस आपको तीनों x कोऑर्डिनेट तीनों y कोऑर्डिनेट को सम करके 3 से डिवाइड कर देना होता है, मतलब उसका एवरेज निकाल देना होता है। इन सेंटर के लिए a1 x1 हमने ज्योमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये कैसे हम नेम करते हैं किसी भी ट्रायंगल में साइड्स को और एंगल्स को। तो a एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो a स्मॉल a, b एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो स्मॉल b और c एंगल के ऑपोजिट जो साइड है वो स्मॉल c। बस आपको a के कोऑर्डिनेट को a से, b के कोऑर्डिनेट को इस b से और c के कोऑर्डिनेट को इस c से मल्टीप्लाई करके उन्हें a प्लस b प्लस c से डिवाइड कर देना होता है। यहीं पर वो चीज़ आप देख सकते हैं, हमने वही किया है, पहले x1 के साथ फिर y1 के साथ। x सेंटर में बस जिस साइड के, मतलब जिस एंगल के ऑपोजिट वाला x सेंटर, जैसा आपको पता है कि हमारे किसी भी ट्रायंगल में 3 x सेंटर्स होते हैं तीनों x सर्कल्स के लिए, तो आपको जिस भी एंगल के ऑपोजिट वाला x सेंटर चाहिए होता है, आपको बस उसी के रेस्पेक्ट में नेगेटिव, उसी के सामने हम बस कह सकते हैं नेगेटिव लगा देना होता है इन सेंटर वाले फॉर्मूले में ही, तो आप आसानी से उसे फाइंड कर सकते हैं।
अगला है कि एच जी इज टू जी ओ 2:1 होता है। एच यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है, जी यहाँ सेंट्रॉइड है, ओ यहाँ सरकम सेंटर है। आपको ये रेशियो याद रखना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है और कई सारे क्वेश्चंस में इस रेशियो को ही यूज़ करके आंसर तक पहुँचते हैं। ये न सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइंस में, सर्कल्स में, बल्कि आगे जो आप पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे उसमें भी हेल्प करेगा। उसके बाद है स्लोप। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हम लोग लाइन सेगमेंट बना दें तो उस लाइन सेगमेंट का, या फिर अगर उसे एक्सटेंड कर दें तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है, वो मिलता है हमें y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से। ये आप याद रखें। अगला है एंगल बिटवीन लाइंस। अगर दो लाइंस के स्लोप आपको दिए हुए हैं, स्लोप आपको पता है क्या होता है, ये अगर थीटा है तो tan थीटा उस एंगल का, उस लाइन का स्लोप होता है। तो वैसे ही अगर आपको एंगल्स फाइंड करने हैं किसी भी दो लाइन के बीच में, तो आप दोनों के स्लोप को यूज करते हुए ये फाइंड कर सकते हैं। m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। ये tan का ही फॉर्मूला है, आप एक तरह से कह सकते हैं, इसीलिए tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। पैरेलल लाइंस के केस में m1 m2 के बराबर होता है और परपेंडिकुलर लाइंस के केस में m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होता है। ये कैसे? तो आप देखिए कि अगर पैरेलल होंगे लाइंस तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। मान लीजिए इसी के ऊपर एक और लाइन बना दिया जाए तो ये 0 डिग्री का एंगल आ रहा है और tan 0 0 होता है, मतलब m2 माइनस m1 0 हो जाएगा, तो m1 m2 के बराबर है। वैसे ही अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो tan थीटा इन्फिनिटी चला जाता है। इन्फिनिटी जाने के लिए ये 1 प्लस m1 m2 को 0 होना पड़ेगा, तो m1 इंटू m2 -1 के बराबर होता है। आगे हम लोग बढ़ें फॉर्म्स, स्ट्रेट लाइंस के हम लोग फॉर्म्स पर अगर बात करें तो स्ट्रेट लाइंस के यहाँ पर हमने 5 मेजर फॉर्म्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहला, अगर आपको स्ट्रेट लाइंस के किसी भी दो पॉइंट के बारे में दिया गया हो, x1 y1 और x2 y2 के कोऑर्डिनेट दिए गए हों, तो आप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 जो हमने ऊपर पढ़ा था स्लोप के बराबर होता है, उसे y माइनस y1 बाई x माइनस x1 से इक्वेट कर दीजिए। इसको इधर मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करके जो आपको इक्वेशन मिलेगा वही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। वैसे ही अगर आपको एक ही पॉइंट दिया गया है और स्लोप दिया गया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस y माइनस y1 बाई x माइनस x1 को m से, मतलब स्लोप से इक्वेट कर देना और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके जो सॉल्व करके लाएंगे वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। वैसे ही अगर आपको पैरामीटर्स दिए हुए हैं, मान लीजिए ये दिया हुआ है कि लाइन y एक्सिस को b पर और x एक्सिस को a पर कट करती है, तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1 कर देना है। तो इससे आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल सकता है आपको। और अगर आपको इस फॉर्म में दिया गया है, मान लीजिए x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू b, ये नॉर्मल फॉर्म इसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको अगर पता हो तो बेहतर है। ऐसे ही अगर आप पैरामेट्रिक फॉर्म में इसे निकालना चाहते हैं, मान लीजिए ये यूज़फुल होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म काफ़ी जगहों पर काम आ सकता है। मान लीजिए आपको किसी भी लाइन के दो पॉइंट के बीच में, ये मान लीजिए लाइन है, और अगर आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1 और आपको अगर इसका कोऑर्डिनेट x एंड y फाइंड करना है, ये लेंथ r है, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री से कि ये वाला लेंथ r cos थीटा और ये r sin थीटा होता है। तो आप लिख सकते हैं y1 प्लस r sin थीटा इज इक्वल टू y, वैसे ही y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। इस तरह से आप खुद भी इस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है आपके लिए आगे के चैप्टर्स में, जब आपको ऐसे ही कोई अननोन चीज़ को फाइंड करना होगा, आपके पास बस थीटा होगा और r होगा। तो उसके बाद है ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर किसी लाइन का इक्वेशन है तो उसका स्लोप माइनस a बाई बी के बराबर होता है। ये चीज़ आप याद रखें, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ मॉड में बंद है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको x1 y1 का डिस्टेंस फाइंड करना है लाइन से, तो आप उस लाइन के इक्वेशन में डाल दीजिए इस वैल्यू को, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ये इसका कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट के रूट के सम का स्क्वायर के सम का रूट आपको यहाँ नीचे में डाल देना है। तो इससे आप आसानी से उस पॉइंट की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं लाइन से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये सारे फॉर्मूले याद ही होने चाहिए, क्योंकि
आपसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली ही आते हैं इनसे रिलेटेड। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक आसान तरीका है आपको उस पेपर में मार्क्स उठाने का, क्योंकि आपने देखा है ज्योमेट्री में आपको कई सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं, कई सारी चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं बिना ज़्यादा सोचे या बिना ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड किए मैथ्स के सेक्शन पर। उसके बाद अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, मान लीजिए इसका जो इक्वेशन था वो ax प्लस बी वाई प्लस सी था और इसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी डैश है। अगर इस फॉर्म में नहीं भी दिया हुआ है तो आप इसे कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्लोप इक्वल है, दोनों पैरेलल हैं, इसीलिए दोनों का स्लोप इक्वल है। और स्लोप इक्वल है तो ये रेशियो a बाई बी का रेशियो इक्वल होगा। तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप फाइंड तो कर ही सकते हैं लास्ट में उस रेशियो को। आपको बस अगर c और c डैश मिल गया तो उसे इस फॉर्मूले में डालिए, c डैश माइनस सी का मॉड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग हर जगह मॉड इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। उसके बाद है इमेज ऑफ अ पॉइंट। अगर हमें एक लाइन दिया गया है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, हमें बोला गया है कि इस पॉइंट का इमेज इस लाइन से क्या होगा। आपने फिजिक्स में देखा है कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है एक मिरर के थ्रू। बस वही आपको करना है कि अगर लाइन को हम लोग मिरर मान लें तो इस पॉइंट का इमेज कहाँ होगा। तो इसे फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, x2 माइनस एक्स1 बाई ए इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू माइनस 2 ax1 प्लस by1 प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको थोड़ा सोचने के लिए मैं देता हूँ कि अगर आप ये पॉइंट लें और ये लाइन लें तो आप कुछ नहीं, इसे परपेंडिकुलर यहाँ से गिरा कर इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस है इस लाइन का, उसी को इस पॉइंट से भी डिस्टेंस को इक्वेट कर दे और इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये चीज़ याद नहीं आ रही हो तो आप इन कंडीशंस को लगाकर खुद इस फॉर्मूले को बना सकते हैं, खुद आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद है एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड किया जाए किसी भी दो लाइंस का। अगर आपको दो लाइंस दी गई हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, तो आपको बस इसको इक्वेट कर देना है और नीचे रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, जैसा हमने ऊपर डिस्टेंस के केस में देखा था वैसे ही चीज़ आपको इसमें भी लगानी है। होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसे भी किस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं। होता क्या है कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है उसका डिस्टेंस हर समय दोनों लाइन से बराबर होता है, ये वाला और ये वाला दोनों लाइन से बराबर होता है। आप इसे आसानी से कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं। ये एंगल बराबर है, ये साइड कॉमन है और एक राइट एंगल है, तो ये आसानी से आप देख सकते हैं कि दोनों लाइन से एंगल बाइसेक्टर का डिस्टेंस बराबर होता है। और इसी को यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर लगाने में। हम लोग x और y मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एंगल बाइसेक्टर का, और x और y को अगर हम लोग बिठा कर निकालना चाहेंगे उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग लगाकर इसे फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप खुद इन कंडीशंस को याद रखेंगे तो आप आसानी से बाकी जो डिफरेंट फॉर्मूले हैं उन्हें डिराइव कर सकते हैं। आपको बस बेसिक फॉर्मूलों को थोड़ा अच्छे से याद करके रखना है, ताकि एग्जाम हॉल में अगर आपसे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, तो आप उसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। अगला हम लोग बढ़ते हैं सर्कल्स की तरफ। सर्कल्स में जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है वो है x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हमें किसी भी सर्कल का सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, सेंटर अगर अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस अगर r है, तो इसे हम इस फॉर्म में इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, इसका रेडियस r है। तो अगर हमें एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर दिया गया हो, मान लीजिए कोई सर्कल है, उसके डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो हम इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं उस सर्कल का इक्वेशन x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन पता होना भी काफ़ी ज़रूरी है सर्कल का, और क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको कोई और चीज़ याद ना भी हो, लेकिन अगर आपको जनरल इक्वेशन पता होता है तो आप सर्कल के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो हम कह सकते हैं रेडियस होता है, रेडियस फाइंड करने के लिए ये होता है रूट अंडर
आप इसे कहीं लिख लें, यहाँ मैंने मेंशन किया है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है इस सर्कल का रेडियस, और इसका सेंटर जो होता है वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ पे। ये अगर आपको याद है तो सर्कल के थ्योरेटिकली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको बाकी फॉर्म्स भी याद रखने की ज़रूरत है ताकि आपका समय बचे, लेकिन अगर आपको कुछ भी याद नहीं तो सर्कल का ये इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप आसानी से कुछ समय लगाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट x1 y1। तो अगर यहाँ पर हम लोग S1 एक नया कर्व डिफाइन करते हैं, अगर हम लोग x1 y1 जो पॉइंट दिया हुआ है उसे इस इक्वेशन में डाल दें, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2y1 प्लस c, अगर ये 0 से छोटा है तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट अंदर है उस सर्कल के। अगर ये 0 के बराबर है तो जैसा हमने देखा कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, और अगर ये 0 से बड़ा है, ये जो S1 हमने फाइंड किया ये 0 से बड़ा है, तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पता होना, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए एक पॉइंट देकर और सर्कल का इक्वेशन देकर कि बताइए ये अंदर बाहर या सर्कल के ऊपर है, तो आप डायरेक्टली बस उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सर्कल के इक्वेशन में रिप्लेस करके और उसको 0 से मतलब उसका वैल्यू 0 के रेस्पेक्ट में रख के आराम से निकाल सकते हैं कि वो पॉइंट अंदर बाहर या सर्कल के ऊपर है। उसके बाद आता है लेंथ ऑफ कॉर्ड। एक कॉर्ड अगर हम लोग बनाएं सर्कल के अगर कॉर्ड बनाए एक्स एक्सिस उस सर्कल के रेस्पेक्ट में, तो उसका जो लेंथ होगा वो होगा 2 इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई एक्सिस बनाएगा 2 इंटू रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट फाइंड करना हो x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए, तो वो होता है y माइनस बीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये वाला जो चीज़ है आपने देखा था कि कैसे लाइन की एक इक्वेशन ये भी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यही c है ये a इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये सर्कल के लिए c का काम करता है। y में आप बस y माइनस बीटा डाल दीजिए, x में आप x माइनस अल्फा डाल दीजिए, और c में आप ये वैल्यू डाल दीजिए, तो आपको आसानी से उस सर्कल के लिए टैंजेंट का फॉर्मूला या टैंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। आगे हम लोग देखें, अगर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट दूसरी तरह से सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर को आप x1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई स्क्वायर को आप y इंटू y1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x को आप x प्लस x1 से x प्लस x1 से रिप्लेस कर दीजिए, और 2y के लिए आप y प्लस y1 से रिप्लेस कर दीजिए। ये रिप्लेसमेंट्स अगर आप करते हैं तो आपको टैंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। टैंजेंट का इक्वेशन अगर आपको मिल गया है तो आप उस पॉइंट को लेकर बाकी चीज़ें भी काफ़ी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। टैंजेंट का इक्वेशन ये जो मिला है वो आखिर है क्या, तो मान लीजिए ये सर्कल है, इसके ऊपर आपको इस पॉइंट पर दिया गया है कि टैंजेंट का इक्वेशन निकालिए। ये पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है, बस आपको इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है अगर x1 y1, तो आप किसी भी कर्व में ये अगर रिप्लेसमेंट्स कर देते हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं तो आपको उसका टैंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। इसी तरह 2xy अगर आपको कहीं हो, यहाँ तो नहीं होता, तो आप xy1 प्लस yx1 से भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखें कि न सिर्फ सर्कल में अप्लाई होता है, बल्कि अगर आपको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पर भी किसी पॉइंट पर टैंजेंट निकालना हो तो बस ये रिप्लेसमेंट्स कर देना होता है और आपको टैंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। आगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल्स, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, आपको याद कर लेना है। cos थीटा इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस c1 c2 स्क्वायर बाई 2 r1 r2। c1 c2 यहाँ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स है। फिर है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन होता है जब 90 डिग्री पर कोई भी दो कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसके लिए भी ये कंडीशन आप याद रख लें कि मान लीजिए दो सर्कल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करिए, तो बस आप यहाँ g1 g2 f1 f2 और c1 c2 रिप्लेस कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा, या कोई कंडीशन मिल जाएगी जिसके थ्रू आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला है रेडियल एक्सिस। तो रेडियल एक्सिस एक हम कह सकते हैं लाइन होती है दो सर्कल्स के बीच में, जिसे आप फाइंड कर सकते हैं s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 करके। फिर है कॉमन टैंजेंट्स। तो कॉमन टैंजेंट्स के बारे में आपको याद होगा, हमने ज्योमेट्री वाले लेक्चर में भी थोड़ी सी बात की थी। अगर d मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स r1 प्लस r2 से बड़ा है तो 4 कॉमन टैंजेंट्स मिलते हैं, जिनमें 2 डायरेक्ट
और 2 इनडायरेक्ट होते हैं। वैसे ही अगर dr1 r2 के बराबर है तो इसमें एक्सटर्नली टच करते हैं दोनों सर्कल्स। ये कंडीशन भी आपको याद रहनी चाहिए कि अगर आपको दिया जाए 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली तो इसका मतलब ही है कि d इज इक्वल टू r1 प्लस r2। इसमें एक कॉमन टैंजेंट और 2 डायरेक्ट टैंजेंट्स होते हैं, और एक ट्रांसवर्स टैंजेंट और 2 डायरेक्ट टैंजेंट्स होते हैं। उसके बाद है अगर d r1 माइनस r2 से बड़ा लेकिन r1 प्लस r2 से छोटा हो तो इसमें सिर्फ 2 टैंजेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं। उसके बाद अगर d r1 माइनस r2 के बराबर हो तो ये इंटरनली टच कर रहे 2 सर्कल्स का कंडीशन है। आपको अगर थोड़ा सा सोचने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये इसका लेंथ r1 है और इसका रेडियस r2 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो r1 माइनस r2 ही होगा, है कि नहीं। ये d है, ये पूरा r1 है और ये छोटा वाला r2 है, तो d इज इक्वल टू r1 माइनस r2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे जब 2 सर्कल्स इंटरनली टच करें तो उनका जो कंडीशन बनता है वो होता है d इज इक्वल टू r1 माइनस r2। उसके बाद है अगर d r1 माइनस r2 से छोटा हो जाए तो एक भी कॉमन टैंजेंट नहीं बनता क्योंकि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर घुस चुका होता है। उसके बाद है लेंथ आपको याद होना चाहिए क्योंकि न सिर्फ आपको इसमें बल्कि ज्योमेट्री में भी हेल्प कर सकता है। ये लेंथ होता है d स्क्वायर माइनस r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर, और ट्रांसवर्स के लिए d स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। उसके बाद है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल एक ऐसे सर्कल को बोलते हैं जिसका रेडियस √2 टाइम्स होता है रेडियस ऑफ गिवन सर्कल के। उसके बाद इसे हम दूसरे तरह से भी डिफाइन करते हैं, जो उसका एक्चुअल डेफिनेशन होता है वो है लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टैंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल। अगर हम किसी भी सर्कल पर एक परपेंडिकुलर टैंजेंट, 2 परपेंडिकुलर टैंजेंट्स ड्रॉ करें तो ये पॉइंट उसके डायरेक्टर सर्कल का पार्ट होगा। इसी तरह से कई सारे पॉइंट्स होंगे जहां से ऐसे परपेंडिकुलर टैंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो वो सभी पॉइंट्स मिलकर जो सर्कल बनाते हैं वो डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। आपको ये कंडीशन भी याद होना चाहिए कि डायरेक्टर सर्कल का रेडियस √2 टाइम्स रेडियस ऑफ गिवन सर्कल होता है। उसके बाद हम लोग कोनिक्स पर थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। कोनिक को हम लोग डिफाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन और एक फिक्स पॉइंट से जितनी भी उसकी डिस्टेंस है उसके रेशियो को लेकर। मतलब हम लोग इस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स और इस पॉइंट को, फिक्स पॉइंट को कहते हैं फोकस, और हम लोग एक पी पॉइंट को स्पेस में मूव कराते हैं उस लोकस को बनाने के लिए, जिससे हमें मिलते हैं अलग अलग कोनिक्स। इस SP/PM मतलब फोकस से उस पॉइंट के रेशियो और डायरेक्ट्रिक्स से उस पॉइंट के रेशियो और उस पॉइंट के डिस्टेंस के रेशियो को हम लोग E कहते हैं। E यहाँ पर जो सिग्निफाई करता है अलग अलग केसेस में वो हम लोग देख सकते हैं। अगर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना रहा है ये पॉइंट तो E हो जाता है इन्फिनिटी। अगर एक सर्कल बना रहा है तो E हो जाता है 0। मतलब सर्कल के केस में आप देख सकते हैं कि SP ये फोकस से जितना डिस्टेंस है वो काफ़ी छोटा हो जाता है डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस के रेशियो में। आप इसको इमेजिन करिए, मान लीजिए एक लाइन है, उससे बहुत दूर में हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, तो ये सर्कल इस लाइन से देखने पर लगेगा जैसे एक पॉइंट है। तो बस हमें यहाँ दिख गया कि अगर इन्फिनाइट कर दिया जाए किसी लाइन और सर्कल के बीच के डिस्टेंस को, तो या किसी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को, तो हमें जो लोकस मिलता है वो होता है एक सर्कल। ऐसे ही अगर E1 हो जाए, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाए, तो वो हमें पैराबोला देता है। अगर एलिप्स होगा तो E1 से छोटा और 0 से बड़ा, और अगर हाइपरबोला होगा तो E1 से बड़ा होता है। आप बस इन कंडीशंस को याद रखें क्योंकि हो सकता है आपसे ये वाला चीज़ पूछ दिया जाए, तो आपको इस केस में याद होना चाहिए कि कौन सा रेशियो किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही अगर हम लोग जनरल इक्वेशन की बात करें, जनरल इक्वेशन इन कर्व्स के लिए, या जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री जिसे कहते हैं, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2ay + c = 0 होता है। इसी में अलग अलग कंडीशंस जब हम लोग लगाते हैं तो हमें अलग अलग कोनिक्स मिलते हैं। एक यहाँ पर 2 और चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। एक होता है ये जो कि ABC + 2fgh -a² - bg² - ch² के बराबर होता है, और D होता है h² - ab के बराबर। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका वैल्यू 0 और D का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। सर्कल के लिए A = b और H = 0 होता है। हमने ऊपर देखा था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में x²
और वाई स्क्वायर के आगे 1 था कोएफिशिएंट, या हाँ 1 था कोएफिशिएंट, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ए और बी बराबर थे, तो उन्हें हमने कैंसिल करके इस तरफ भेज दिया था। वैसे ही एक्स वाई का टर्म नहीं था, अगर आपको याद होगा सर्कल के जनरल इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि h का वैल्यू 0 होता है सर्कल के केस में। अगर पैराबोला हम लोग देखें तो d 0 और डेल्टा 0 के बराबर नहीं होता है। एलिप्स में डेल्टा 0 के बराबर नहीं, d 0 से छोटा, और हाइपरबोला में d 0 से बड़ा होता है। तो ये जो केसेस हैं इनकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग कोनिक्स को, अगर आपको एक जनरल इक्वेशन दे दिया जाए।